हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। और एक लंबे टाइम के बाद या लंबे समय के बाद फिर हाजिर हुआ हूँ मैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा काम हो गया था कि बीएड के जो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे फाइनल ईयर के, तो करीब 1 महीने तक मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो क्योंकि पढ़ाई का बर्डन थोड़ा ज़्यादा था और भी थोड़े से कुछ काम थे पर्सनली, तो इसलिए लंबे समय तक वीडियो नहीं बना पाया। हम फिर से दोबारा शुरू कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो जीके विद पीके चैनल पर दोबारा से हाजिर है हम, और अब दोबारा से हम शुरुआत कर रहे हैं। हम जो आगे का हमारा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। आज हम शुरू करेंगे भारत की नदियाँ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं, और इन सभी नदियों को हम विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट करके। ठीक है, और जो हमारा स्टार्टिंग में टॉपिक रहेगा वो हमारा सिंधु नदी तंत्र रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारत की नदियां। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, भारत की नदियों को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, यानी भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है हिमालय की नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, देखिए जो हमारी हिमालय की नदियाँ हैं, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है हमारी, जो भारत की उत्तर में पड़ती हैं, यानी यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो हिमालय की नदियाँ हैं। और जो दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की, यानी जो दक्षिण का पठार है हमारा। ठीक है, जो दक्षिण का पठार है, यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कह भी रखा है कि भारत की नदियों कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो ये कह रहा है सुविधा की दृष्टि से हिमालय की नदियों को भी, यानी कि भारत की नदियाँ 2 प्रकार की है, एक तो हिमालय से निकलने वाली, दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, अगर सुविधा की दृष्टि से हम हिमालय की नदियों को भी 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, हिमालय की नदियों को भी 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सी? सबसे पहला है हमारा सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो हिमालय की नदियों को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है हिमालय की 3 नदियाँ पूर्ववर्ती हैं। देखिए पूर्ववर्ती क्या होता है आपको बता देता हूँ। पूर्ववर्ती का अर्थ है कि ये नदियाँ हिमालय के उत्थान से भी पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती थी। ठीक है, तथा टेथिस नामक सागर में गिरती थी। देखिए हिमालय के उत्थान से पहले, देखिए पहले तिब्बत तो होता ही था, ये चाइना का इलाका अब चाइना के कब्जे में है। ठीक है, तो तिब्बत होता था पहले, और इधर प्रायद्वीपीय पठार होता था। बीच में हिमालय का भाग पहले नहीं होता था, यहाँ पर टेथिस नामक सागर होता था। जब ये प्लेट, जो भारतीय पठारीय प्लेट थी, और ये उत्तर की तरफ खिसकी, ठीक है, यानी तिब्बत प्लेट की तरफ खिसकी, तो एक विलित पर्वत का उत्थान हुआ। वलित पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत का उद्गम हुआ, जो कि टेथिस नामक सागर से निकला था। ठीक है, संपीड़न से दबाव हुआ आपस में ये। ठीक है, तो इससे कुछ भाग निकल आया ऊपर की तरफ टेथिस नामक सागर से। ठीक है, जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं, जो कि पूरे विश्व की नवीन पर्वत श्रृंखला भी, सबसे नवीन पर्वत भी कहा जाता है हिमालय पर्वत को। ठीक है, तो कहने का मतलब हिमालय पर्वत के उद्गम से पहले ही, ठीक है, यानी जो 3 नदियां हैं हिमालय की, ठीक है, जो सिंधु नदी है, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये पूर्ववर्ती नदियां, यानी कि हिमालय के उद्गम से पहले ही, यानी हिमालय पर्वत के उत्थान से पहले ही तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से पहले भी निकलती थी। और कहाँ गिरती थी ये? टेथिस सागर में, यानी कि जहाँ हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, वहाँ टेथिस सागर होता था, वहाँ गिरती थी। ठीक है, आगे देखिए, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जहाँ आज हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले क्या होता था? टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, अब हमारा जो हिमालय पर्वत है, जम्मू कश्मीर से लेकर के और आपके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, यहाँ पर आज जो हिमालय पर्वत है, यहाँ पर पहले हिमालय पर्वत नहीं होता था, यहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, यही ये कह रहा है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जहाँ आज हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले टेथिस सागर होता था। इसे टेथिस भूसंगति भी कहते थे। ठीक है, टेथिस भूसंगति भी इसको कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, जब टेथिस सागर से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ, तो इन तीनों नदियों ने न ही अपनी दिशा बदली और न ही अपना स्थान बदला। यानी जो 3 नदियां हिमालय की थी, सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये तीनों नदियां जब हिमालय का उत्थान हुआ तो उससे पहले भी बह रही थी, और उत्थान होने के बाद, हिमालय पर्वत बनने के बाद भी इन्होंने अपना रास्ता और दिशा नहीं बदली। वे प्रारंभिक स्थिति से जैसे पहले थी वैसे ही चलती रही। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि ये तीनों नदियों ने न ही अपनी दिशा बदली और न ही अपना रास्ता बदला। ये तीनों नदियाँ हिमालय के साथ साथ हिमालय को काटती रही धीरे धीरे तथा अपनी घाटी को और गहरा करती रही। ठीक है, घाटी का मतलब होता है, देखिए, पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र जैसे हो गया, इसको हम घाटी कहते हैं। तो अपनी घाटी को और गहरा करती रही है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने हिमालय में गहरी घाटी का निर्माण किया। ठीक है, तो इन तीनों नदियों ने, ठीक है, गहरी घाटी का निर्माण कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्ज। ठीक है, ध्यान रखना है, देखिए ये पर्वत है, ठीक है, और बीच में जो स्थिति बनती है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गार्ज, जो घाटी बनाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो निर्माण कर दिया, जिसे हम गार्ज कहते हैं। गार्ज को हम आई आकार की घाटी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आई आकार। देखिए आई की शेप में है, तो इस गार्ज को हम क्या कहते हैं, आई आकार की घाटी भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ एग्जाम्पल्स कह सकते हैं हम, कुछ गार्ज है जो कि जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ है हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिंधु गार्ज। ठीक है, कौन सा गार्ज है, सिंधु गार्ज। कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप। कहाँ पर, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप। किस नदी के ऊपर है, सिंधु नदी पर है। किस नदी के ऊपर है, सिंधु नदी के ऊपर है। इसके बाद है सिपकिला गार्ज। सिपकिला गार्ज कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है, ध्यान रखना है, ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। सिंधु गार्ज कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किस नदी के ऊपर है, सिंधु नदी के ऊपर। दूसरा सिपकिला गार्ज, ये कहाँ है आपके, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, किस नदी के ऊपर है, सतलुज नदी के ऊपर है। इसके बाद एक है दिहंग गार्ज। तीसरा महत्वपूर्ण जो गार्ज है वो है दिहंग गार्ज, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। हिमालय की ये तीनों नदियाँ, यानी जो हमने सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र की थी, ठीक है, जो कि पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, ठीक है, जो कि हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले की हैं, ठीक है, तथा अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ भी हैं। ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ कौन सी, यानी जिस नदी का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ कहलाती है। 2 या 2 से अधिक देशों में होता है, कह सकते हो आप, वो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ कहलाती है। अर्थात ये तीनों नदियाँ 3-3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से, देखिए, सिंधु जो नदी है वो आपके चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती हैं। ठीक है, सतलुज जो नदी है वो आपकी चाइना से, यानी चीन, भारत और पाकिस्तान से। ठीक है, यानी सिंधु और सतलुज दोनों ही ये 3 देशों से, यानी चीन, भारत और पाकिस्तान से मतलब बहती हैं। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपके भारत से, चीन से और बांग्लादेश से। ध्यान रखना, ठीक है, चीन, भारत और बांग्लादेश से कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो यानी ये तीनों नदियाँ कौन कौन सी, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ, क्योंकि 1 से अधिक देशों में इसका विस्तार है, 2 या 2 से अधिक देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, सिंधु और सतलुज का आपका विस्तार था ये चीन, भारत और पाकिस्तान में, जबकि ब्रह्मपुत्र का विस्तार है चीन, भारत और बांग्लादेश के अंदर। क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं सिंधु नदी तंत्र के ऊपर। सिंधु नदी तंत्र, देखिए बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की, तो ये है हमारा सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, मैप में आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र में 5 मुख्य नदियां हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, जिसमें बता भी रखा है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य जो नदी है वो सिंधु नदी है। मुख्य नदी कौन सी है आपकी, सिंधु नदी है। ठीक है, जिसमें सभी नदियां आकर के मिल रही है। तो मुख्य नदी सिंधु है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, सिंधु नदी तंत्र कहा गया है। तो आपसे पूछ सकता है सिंधु नदी तंत्र में मुख्य नदी कौन सी है, तो कौन सी आपकी, सिंधु नदी है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु ही है। ठीक है, सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख 5 सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार से है। ठीक है, सिंधु नदी में 5 सहायक नदियाँ इसकी आकर के मिलती हैं। किस किनारे से कह रहा है ये, ठीक है, बाएं तट से आकर के मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है, सिंधु के अंदर मिलती है जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, जो कि किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है, मैप में हम देख लेते हैं। देखिए ये तो है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, इसकी जो बाएं तरफ, बाएं यानी यहाँ पर 5 नदियाँ आती हैं। ठीक है, 5 नदियाँ बहती जो इसी के अंदर आकर के मिलती है, जो कि सिंधु की सहायक नदियाँ। कौन कौन सी है, सबसे पहले झेलम, ये ग्रीन कलर में आपको दिख रही है। ठीक है, हरे कलर में आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये आपकी झेलम। फिर है चिनाब, दिख रहा है ये येलो कलर में। ठीक है, इसके बाद ये ब्लैक कलर सा है कुछ, देखिए इसमें रावी नदी है, ये वाली है रावी नदी। ठीक है, फिर उसके बाद है व्यास, दिख रहा है छोटी सी नदी बिल्कुल व्यास, और लास्ट है सतलुज। ठीक है, तो ये 5
5 नदियाँ कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी किसे मिलती है? सिंधु नदी में आकर के मिलती है, सिंधु के बाएं तट, बाएं भाग से, ठीक है, बाएं तरफ से। क्लियर? अब ध्यान से देखना, झेलम देखो, जो झेलम नदी है वो किसमें मिल रही है? चेनाब नदी में आकर के। किससे मिली? ध्यान से देखना, झेलम नदी किस में आ रही है? चेनाब में। चेनाब नदी किस में आकर के मिल रही है? रावी के अंदर, ठीक है। और रावी किसमें मिल रही है जाकर के? सतलुज के अंदर, ठीक है। वहीं व्यास नदी भी किसमें आ रही है? सतलुज। और सतलुज नदी कहाँ जा रही है? सतलुज नदी मिल रही है सिंधु नदी में, यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है, और व्यास नदियों का पानी लेकर के सतलुज सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। पाकिस्तान के मिठानकोट जगह है, मिठानकोट, ठीक है, वहाँ पर आकर के क्या हो जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैप में आपको पता लग गया कौन कौन सी नदी कहाँ पर है, ठीक है। तो आगे इनको हम डिटेल में करते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा इसका उद्गम स्थल है, कहाँ से निकलती है, सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमने देख लिया, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं जो कि बाएं तट से आकर मिलती हैं, ठीक है, जो कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु नदी तंत्र में, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र पूरे 6 नदियों का तंत्र हो गया ये, ठीक है। इसमें 2 नदियाँ कौन कौन सी? एक तो खुद सिंधु नदी और दूसरी सतलुज नदी। ये तिब्बत का इलाका है। किसका इलाका है? तिब्बत का। और यहाँ पर मानसरोवर झील है, ठीक है। तो ये कह रहा है सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियाँ कौन कौन सी? सिंधु और सतलुज तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कह रहा है सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, कौन कौन सी? सिंधु और सतलुज। क्लियर? इसके बाद देखिए, जो आपकी झेलम नदी है, ठीक है, झेलम एकमात्र ऐसी नदी है जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। ये है आपकी झेलम, ठीक है। ये नदी कहाँ से निकल रही है? जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तो झेलम सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है। उद्गम कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर। देखिए बाकी सभी नदियों का यहाँ से नहीं है, जम्मू कश्मीर से नहीं है, केवल झेलम नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कहाँ से है इसका? जम्मू कश्मीर से है। जबकि सिंधु और सतलुज कहाँ से था? तिब्बत के पठार से। बाकी जो रह गई आपकी चिनाब, रावी और व्यास, ठीक है, चिनाब, रावी और व्यास, इनका जो उद्गम स्थल है वो आपके हिमाचल प्रदेश से है। किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए तो कह रहा है सिंधु नदी की एकमात्र नदी झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। सिंधु नदी की शेष 3 नदियाँ कौन कौन सी? ठीक है, जो मैंने आपको बताया चिनाब, रावी और व्यास, शेष 3 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है। सिंधु नदी की 5 प्रमुख नदियाँ जो पंजाब में बहती हैं, ठीक है, उसे पंचनद कहा जाता है। देखिए सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख नदियाँ, ठीक है, कौन सी 5? कौन सी 5 कह रहा हूँ मैं? ध्यान रखना, जो आपकी झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है, ये 5 नदियाँ पंजाब से बहती हैं, ठीक है। इसीलिए इसे पंचनद कहा जाता है। पंजाब को क्या कहा जाता है? पंचनद क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है, पंजाब में बहती हैं। अब आप कहोगे भाई पंजाब से तो नहीं है, भारत में तो नहीं दिख रहा, पंजाब के क्षेत्र में तो केवल ये 3 नदियाँ ही दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है, रावी, व्यास और सतलुज। आप कह रहे हो 5 नदियाँ, तो ध्यान रखना विभाजन से पहले, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे, ठीक है। और पंजाब का हिस्सा विभाजन के बाद पंजाब का जो पश्चिमी हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और पूर्वी हिस्सा जो पंजाब का था वो कहाँ रह गया? भारत में, ठीक है। तो ये बता रहा है पंजाब कौन सा? जो पाकिस्तान के अधीन भी है और भारत के अधीन भी, ठीक है। तो 5 नदियाँ कहाँ बहती थी? पंजाब के अंदर बहती हैं आज भी, ठीक है, लेकिन पंजाब 2 भागों में बट गया है, ठीक है। इसीलिए इस इलाके को पंचनद या इन नदियों को पंचनद भी कहा जाता है, ठीक है। यही आगे बता रहा है, ठीक है, कि सिंधु नदी की 5 प्रमुख नदियां जो पंजाब में बहती थी उसे पंचनद कहते थे। वैसे हम ध्यान दें तो 5 नदियां पंजाब में नहीं बह रही है अब फिलहाल देखें तो, ठीक है, लेकिन देश के बंटवारे के समय, ठीक है, जो पश्चिमी पंजाब था, ठीक है, पंजाब का पश्चिमी भाग, ठीक है, वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और पूर्वी भाग कहाँ रह गया? भारत में रह गया। इस कारण कुछ नदियाँ पूर्वी पंजाब में बह रही है, यानी कि भारत में बह रही है, और कुछ नदियाँ पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान में बह रही है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे कह रहा है ये 5 नदियाँ सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलाती हैं, ठीक है। ये 5 नदियाँ कौन कौन सी? झेलम,
चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से अपना जल किसे मिलाती है? सिंधु नदी में। कहाँ पर? पाकिस्तान के मिठानकोट में। ये इलाका कौन सा है? मिठानकोट। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का एरिया आ गया। तो पाकिस्तान के मिठानकोट में अपना जल किसे मिला देती है? बाईं तरफ इस साइड से कहाँ मिला देती है? मिठानकोट में सिंधु नदी में मिला देती हैं। ठीक है, यही ये कह रहा है कि ये पांचों नदियां सम्मिलित रूप से इकट्ठे होकर के अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलाती हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम स्थल देख लेते हैं हम। ठीक है, सिंधु नदी में 6 नदियां हैं वैसे सिंधु नदी तंत्र में, खुद सिंधु हो गई, इसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज हो गई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके उद्गम स्थलों की। तो नदी है आपकी पहली सिंधु नदी, और उद्गम स्थल कौन सा सिंधु नदी का? देखिए, यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चीमा युंगडुम ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यानी कि जो सिंधु नदी है यहाँ पर आपका चीमा युंगडुम ग्लेशियर है तिब्बत के अंदर। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, तिब्बत के अंदर चेमा युंगडुम ग्लेशियर से। ध्यान रखना, मानसरोवर झील के पास ही है चेमा युंगडुम ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। आपसे जी क्या क्वेश्चन आ सकता है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चेमा युंगडुम ग्लेशियर। ठीक है, मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? सिंधु। इसके बाद बात करते हैं सतलुज नदी की। ठीक है, किसकी? सतलुज नदी। यह नदी भी कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। देखिए, सतलुज जो नीचे वाली नदी है ये है आपकी सतलुज। ठीक है, ये भी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील के पास ही। जगह कौन सी है? राकसताल। कौन सी जगह है? राकसताल झील है, वहाँ से ये निकलती है। तो आपसे पूछेगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चेमा युंगडुम ग्लेशियर, मानसरोवर झील के पास तिब्बत में। और सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राकसताल झील, मानसरोवर झील के पास ही। कहाँ पर है ये? तिब्बत के अंदर है। ठीक है, क्लियर। तो दोनों का उद्गम स्थल हमने देख लिया। इसके बाद देखिए झेलम नदी। ठीक है, इसके बाद आपकी झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर में बैरी नाग के समीप शेषनाग झील से। देखिए, जो आपकी झेलम नदी है ये जो ग्रीन कलर से दिख रही है, ठीक है, ये यहाँ से जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, बैरी नाग जगह है, उसके नज़दीक एक झील है। बैरी नाग के अंदर ही एक झील है जगह के अंदर। ठीक है, जिसे हम शेषनाग झील कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषनाग झील। तो इसलिए कह रहा है झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जम्मू कश्मीर में बैरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है आपकी कौन सी? झेलम नदी। क्लियर। ठीक है, इसके बाद आपकी चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, चेनाब नदी ये झेलम थी। ठीक है, इसके बाद ये चेनाब जो येलो कलर में दिख रही है आपको, हिमाचल प्रदेश से ही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ से? बारालाचला दर्रा है कोई। ठीक है, दर्रा है यहाँ पर कौन सा? बारालाचला दर्रा। ठीक है, ये कह रहा है देखिए चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के समीप से निकलती। ध्यान रखना, आपसे पूछेगा चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला, ठीक है, दर्रे से निकलती है। ठीक है, इसके बाद रावी और व्यास दोनों ही ध्यान रखना। ठीक है, जो रावी जो कि बिल्कुल छोटी सी नदी है, ठीक है, और व्यास, ठीक है, सॉरी, रावी और व्यास छोटी सी नदी है। ये रावी और व्यास ये दोनों ही नदियाँ हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, रावी और व्यास दोनों ही नदियों का, देखिए वैसे तो चेनाब, रावी और व्यास तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन चेनाब जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे से निकलती है, जबकि रावी और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकलती। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। देखिए, इसने बताया भी है आगे, ठीक है, कि रावी और व्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है, इन दोनों नदियों में से व्यास नदी सतलुज नदी की सहायक है। ठीक है, इन दोनों नदी में से देख लीजिए व्यास, ठीक है, व्यास किसकी सहायक है? वैसे तो दोनों ही सतलुज की सहायक है। ध्यान रखना, रावी और व्यास दोनों ही सतलुज की सहायक नदियाँ हैं, सतलुज में आकर के मिलती है। ठीक है, तो व्यास किसकी सहायक है? सतलुज की। सहायक कौन सी होती है? जो अपना जल किसी बड़ी नदी में गिराती हो। तो व्यास किस में गिरा रही है? सतलुज नदी में। ठीक है, तो ये दोनों ही नदियाँ क्या है? सतलुज की सहायक है। व्यास भी सतलुज की सहायक नदी है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। देखिए, बाकी सारी नदियाँ, झेलम देखिए पाकिस्तान में जा रही है,
चिनाब भी पाकिस्तान में जा रही है, रावी भी पाकिस्तान में जा रही है, सतलुज भी पाकिस्तान में जा रही है। लेकिन व्यास देखिए, व्यास एकमात्र ऐसी नदी सिंधु नदी तंत्र की जो पाकिस्तान में अपना जल नहीं ले जा रही। देखिए हिमाचल प्रदेश से निकल रही है रोहतांग दर्रे से, और कहाँ, पंजाब के अंदर भारत में ही, पंजाब के अंदर भारत में ही, ठीक है, सतलुज नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है वो हम देख लेते हैं। देखिए तो कह रहा है व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी जो पाकिस्तान में नहीं जाती, बल्कि यह नदी पंजाब में कपूरथला जगह है, ठीक है, उसके समीप हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलाती है। और यहीं पर आपका क्या है, हरिके बैराज भी है, ठीक है, ध्यान रखना, हरिके बैराज भी है, बांध भी है, ठीक है। तो यह क्या करती है, यही कह रहा है जो अपनी व्यास नदी है इस सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, बल्कि यह नदी पंजाब में ही कपूरथला के समीप हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में, ठीक, सतलुज नदी में अपना जल गिरा देती हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये थे पांचों नदियों के उद्गम स्थल के बारे में, ठीक है। अब हम इन नदियों के बारे में एक एक के बारे में हम डीपली पढ़ लेते हैं, थोड़ा अच्छे से गहराई से जान लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रमुख नदी यही है ना सिंधु नदी तंत्र में, ठीक है। तो सिंधु नदी, यह सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है, बिल्कुल ये हमने कर ही लिया था, ठीक है। सिंधु नदी भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है। पहली कौन सी थी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, पहली ध्यान रखना, पहली आपकी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, भारत में बहने वाली। दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना ये एकमात्र भारत में नहीं बह रही, एकमात्र भारत में बहने वाली तो वो गंगा नदी हो जाएगी, भारत में ज़्यादा बहने वाली, ठीक है, ध्यान रखना। ये कह रहा है सबसे लंबी नदी के हिसाब से, पहले तो कौन सी भारत में बहने वाली, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, दूसरी कौन सी है, सिंधु। तो यही ये कह रहा है जो सिंधु नदी है वो भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, तथा पहली नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। अभी नोट डाल करके ये लिखा हुआ जो भारत की सबसे 6 लंबी नदियां हैं उनका हम क्रम दिया गया है, वो हम जान लेते हैं, जीके में पूछ लेता है, इनकी लंबाई पूछ लेता है। तो भारत की जो 6 सबसे लंबी नदियां उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, कितनी, 2900 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी नदी सिंधु, जिसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। इसका तीसरी जो बड़ी नदी है भारत में बहने वाली वो गंगा है आपकी तीसरी, ठीक, कौन सी नदी है, गंगा, जिसकी लंबाई कितनी, 2525 यानी 2525 किलोमीटर है। तीसरी जो बड़ी नदी है वो सतलुज है, ठीक है। ये कौन सी सतलुज नदी है जो कि 1500 किलोमीटर लंबी है भारत के अंदर, ठीक है। तो ये जो चारों नदियाँ थी ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। फिर देखिए अगली जो नदी बता रहा है ये, ठीक है, ये जो नदी है ये है आपकी गोदावरी नदी, ठीक है, ध्यान रखना। जो चारों नदियाँ जो ऊपर वाली थी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलुज, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी। और जो पांचवी नदी गोदावरी ये हिमालय की नहीं है, ये पठारी भारत की है, ठीक है, दक्षिण भारत की ये नदी है, ठीक है। तो गोदावरी, इसकी लंबाई कितनी है, 5वें नंबर पर गोदावरी आती है जो कि 1465 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक वैसे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन भी निकलता है क्या, कि यह नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तथा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी। आपसे पूछ सकता है जीके के अंदर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, तो दक्षिण भारत की पूछे तो गोदावरी, कौन सी नदी है, गोदावरी, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी है और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी, क्लियर। इसके बाद 6ठे नंबर पर जो लंबी नदी है भारत में वो यमुना नदी है, जिसकी लंबाई 1385 किलोमीटर, कितनी है, 1385 किलोमीटर, ठीक है। यह भारत की 6ठी सबसे लंबी बड़ी नदी है कह सकते हो, तथा गोदावरी से क्या है, ये छोटी है, गोदावरी से क्या है, छोटी है, क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ 6 नदियाँ थी जो भारत में लंबाई की दृष्टि से सबसे प्रमुख थी, ठीक है, हमने कर लिया। तो अभी हम सिंधु नदी के बारे में कर रहे थे, क्लियर यहाँ तक। तो चलिए सिंधु नदी के बारे में और जान लेते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चिमायुंगडुम या चेमायुंगडुम ग्लेशियर से निकलती है, ये हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुम ग्लेशियर से निकलती है तथा जम्मू कश्मीर में फिर प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, देखिए ये थी चेमायुंगडुम ग्लेशियर से निकली सिंधु नदी, और फिर भारत में कहाँ से प्रवेश कर रही है, जम्मू कश्मीर से प्रवेश कर रही है, दिख रहा है आपको, जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो आगे देखिए प्रवेश करती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है, ठीक है, ध्यान रखना, लद्दाख ऊपर पड़ जाता है, ठीक है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में, ठीक है। जास्कर पर्वत श्रृंखला है और
लद्दाख भी पर्वत श्रृंखला इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही कह रहा है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सी श्रेणी में किन दो श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी जम्मू कश्मीर बहती है, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती हुई उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। ये दोनों श्रेणियां थी, तो यहाँ से बहते हुए उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। ऊपर मैंने दिशाएं आपको बताई थी पहले की वीडियो में, ठीक है। भारत की जब हम आकार स्थिति कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि ऊपर हमेशा उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण होती है, राइट हैंड की तरफ पूर्व होती है, लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में, ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम में ही बह रही है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहते हुए उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। लेह जो है, ठीक है, लेह यहाँ पड़ता है, देखिए मैंने लिख भी रखा छोटा सा, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, लेह, ठीक है। तो आपसे पूछेगा लेह किस नदी के ऊपर पड़ता है, तो सिंधु नदी के ऊपर, कौन सी साइड में, दाईं साइड में, ठीक है, दाएं तट पर पड़ता है लेह, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे देखिए, सिंधु नदी गिलगिट के पास एक गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। गार्ज समझते होंगे ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, पर्वतों के बीच का क्षेत्र, ये गार्ज हो गया, ठीक है। तो सिंधु नदी क्या करती है, गिलगिट के पास, गिलगिट जगह है जम्मू कश्मीर में ही, ठीक है, के पास एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंधु गार्ज कहते हैं, ठीक है। देखिए ये कह रहा है जम्मू कश्मीर में गिलगिट के पास, ठीक है, एक गार्ज बनाती है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा गार्ज है ये, सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सिंधु गार्ज कहाँ है, गिलगिट के समीप जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। फिर ये कह रहा है गिलगिट से यह नदी दक्षिण में मुड़ जाती है तथा पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। गिलगिट ये हो गया आपका, ठीक है। गिलगिट से फिर ये कहाँ चली जाती है, दक्षिण की तरफ, या दक्षिण पश्चिम में कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर ये दक्षिण में मुड़ जाती है और कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, क्लियर। ये थी हमारी सिंधु नदी, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुम ग्लेशियर से निकलती है, फिर ये जम्मू कश्मीर में भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच बहती है, और इसके ऊपर ही लेह जो हमारा शहर है जम्मू कश्मीर का, वो भी यहीं पर है, ठीक है। फिर ये उत्तर पश्चिम में बहती हुई आगे गिलगिट के समीप, ठीक है, गिलगिट जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पर एक सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, और गिलगिट के बाद फिर ये दक्षिण में मुड़ जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं, क्लियर। ये थी आपकी सिंधु नदी, ठीक है। अब हम दूसरी इसकी नदी, ठीक है, दूसरी जो नदी है कौन सी, झेलम नदी, सिंधु नदी तंत्र की झेलम नदी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। आपसे पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से, ठीक है। कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील कहाँ पड़ता है, बैरीनाग, और बैरीनाग कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, और श्रीनगर से होते हुए वुलर झील में मिल जाती है, ठीक है। ध्यान रखना वुलर झील कहाँ है, किस नदी के ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखना श्रीनगर के अंदर ही है, ठीक है, किसमें, ठीक है, ध्यान रखना वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। श्रीनगर कहाँ बसा हुआ है, झेलम नदी के ऊपर, वुलर झील भी कहाँ पड़ती है, झेलम नदी के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। श्रीनगर किस नदी के ऊपर पड़ता है, ये भी जीके का क्वेश्चन है, झेलम का, और लेह किस पर पड़ता था, सिंधु नदी के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, झेलम नदी हिमालय की एकमात्र ऐसी नदी है जो विसर्प बनाती है, विसर्प समझते हो, टेढ़ी मेढ़ी, सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बहती है जो, ठीक है, विसर्प बनाती है, बाकी विसर्प नहीं बनाती, बाकी सीधी बहती है, ठीक है, ये विसर्प बनाती है। आगे देखिए, झेलम नदी वुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ प्रवाहित होती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी, यहाँ पर वुलर झील है आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ प्रवाहित ये होती हैं, ठीक है। और आगे चल कर के किसमें, पाकिस्तान के अंदर ही रावी नदी में, चेनाब नदी में, ठीक है, ये चेनाब नदी है, येलो कलर की चेनाब नदी है, ठीक है। तो झेलम नदी किसे मिल जाएगी, चेनाब नदी में आगे चल करके मिल जाती है, ठीक है। यही ये कह रहा है कि झेलम नदी वुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ प्रवाहित होती है और फिर यह पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है और यह घाटी समतल मैदान है, ठीक है। ये जो घाटी से होकर बहती कश्मीर घाटी से, ठीक है, तो यहाँ पर समतल मैदान का निर्माण भी करती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकले झेलम नदी से वो हो जाएंगे आपके, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर के अंदर, बैरीनाग के समीप, क्लियर। फिर झेलम नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। जो कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से एक ही नदी निकलती है, झेलम नदी, ठीक है। तो जब एक इसलिए ये कह रहा है कि झेलम नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है।
है। आगे कह रहा है झेलम नदी श्रीनगर नदी के तट पर झेलम नदी श्रीनगर के तट पर बसा हुआ है। ध्यान रखना जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा झेलम नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बारामूला तक नौका में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से लेकर के बारामूला तक, ठीक है। ध्यान रखना अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम में है, यानी इसमें नौकाएं चलाई जाती हैं यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है, ठीक है। तो वुलर झील भी कहाँ है? झेलम नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद झेलम नदी भारत पाक की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। आपसे पूछ सकता है भारत की वह कौन सी नदी है जो भारत पाक सीमा के साथ प्रवाहित होती है, तो वो झेलम नदी है, ठीक है। ध्यान रखना, क्लियर। इसके बाद तीसरी नदी है हमारी चिनाब, ठीक है। एक क्वेश्चन और बन जाएगा यहाँ पर, झेलम नदी अपना जल किस नदी में गिराती है? तो चेनाब नदी में गिराती है, ठीक है। चेनाब नदी देखिए, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के समीप से निकलती है, ठीक है। चेनाब नदी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये चेनाब नदी है आपकी, ये आपके हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे से निकलती है, बस यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, झेलम नदी चेनाब में आकर के मिलती है, और चेनाब नदी किसमें मिल जाती है? रावी में मिल जाती है, ठीक है। ध्यान रखना चेनाब किसमें मिल जाएगी? रावी में मिल जाएगी। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अगली है रावी नदी, ठीक है। रावी और व्यास के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से रावी और व्यास दोनों ही नदियां निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से पहले ही पढ़ चुके हम, ठीक है। व्यास नदी हिमालय की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, हमने कर लिया था ना। व्यास नदी कैसे कौन सी है? व्यास नदी हिमालय की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती। यह नदी रोहतांग दर्रे के समीप से निकलकर हरिके नामक स्थान पर, ठीक है, कहाँ से? रोहतांग दर्रे से निकल करके पंजाब में हरिके नामक स्थान पर आकर के किसे मिल जाएगी? सतलुज नदी में मिल जाएगी व्यास नदी, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि रोहतांग दर्रे के समीप से निकलकर हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती, तो भारत में ही रहती, पाकिस्तान में नहीं जाती, ठीक है। इसके बाद सतलुज नदी, ठीक है, यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, ठीक है। ध्यान रखना तिब्बत के, दिख रहा है ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। मानसरोवर झील यहाँ पर है, ध्यान रखना। आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी वही मानसरोवर झील से है, सिंधु नदी वही मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के समीप एक राकसताल झील है, ठीक है। मानसरोवर झील के पास क्या है? राकसताल झील है, वहाँ से तिब्बत आपकी सतलुज नदी है निकलती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, कह रहा है यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। किस दिशा में? पश्चिम की ओर, ठीक है। इस साइड पूरा हो गया, उस साइड पश्चिम, तो यहाँ से निकल करके पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कहाँ हो रही है? पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। भारत में कहाँ से जा रही है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब से गुजरती है। भारत के हिमाचल प्रदेश और पंजाब से गुजरती है, और पंजाब में भाखड़ा बांध, आपने सुना भी होगा, भाखड़ा डैम, ठीक है, वो सतलुज नदी के ऊपर ही बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाखड़ा बांध, ठीक है, वो किसके ऊपर बना हुआ है? सतलुज नदी के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर बना हुआ है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और सीपी किला, ठीक है, शिव किला दर्रे के समीप से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर शिव किला दर्रा है, ठीक है। शिव किला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में शिव किला गार्ज का निर्माण करती है। तो शिव किला गार्ज कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। कौन सी नदी निर्माण करती है शिव किला गार्ज का? ठीक है, सतलुज नदी, ठीक है। सिंधु गार्ज कौन करती थी? सिंधु नदी, ध्यान रखना। शिव किला गार्ज कौन करती है हिमाचल प्रदेश में निर्माण? सतलुज नदी, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, आगे कह रहा है भारत में सतलुज नदी 2 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। मैंने आपको बता ही दिया, हिमाचल प्रदेश से तो प्रवेश ही करती है, फिर पंजाब में बहती है, और पंजाब के बाद फिर यहाँ कहाँ चली जाती है, ठीक है। फिर ये कह रहा है बाद में ही है पाकिस्तान में चली जाती है, पंजाब के आगे, ठीक है। आगे देखिए, सतलुज नदी सिंधु नदी तंत्र की शेष 4 नदियों का जल लेकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर मिल जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, ये कह रहा है जो सतलुज नदी है वो सिंधु नदी तंत्र की शेष 4 नदी कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, इन चारों नदियों का जल यहाँ पर देखिए मिल रहा है, चारों नदी का, यहाँ से और यहाँ से, है ना, लेकर के पाकिस्तान के अंदर मिठानकोट के समीप किसे मिल जाएगी? ये सतलुज नदी सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है, क्लियर, ठीक है। तो यही कह रहा था
कि शेष 4 नदियों का जल लेकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तरफ से आकर के मिल जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है पंचनद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां भी यहाँ पर जो सिंधु नदी में आकर बाएं तट से मिलती है। इनमें अधिकांश नदियां जम्मू कश्मीर में है, जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ और भी नदियां हैं। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी नदियां थी तो हमने कर ली, कुछ छोटी नदियां भी हैं जो कि सिंधु नदी में ही आकर के मिलती है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जीके में आ भी जाए, कई बार पूछ ले कि ये किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो कह रहा है इसके अलावा तो ये कह रहा है देखो कौन कौन सी नदियाँ मिल रही है आकर के, इस प्रकार से है जास्कर नदी हो गया, श्यांग नदी, सीगर नदी और गिलगिट नदी। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये सिंधु की सहायक नदियाँ पूछे तो। ठीक है, इसके अलावा सिंधु नदी की कुछ अन्य छोटी सहायक नदियाँ दाएं तट पर भी आकर के मिलती है। कुछ कौन कौन सी, एक तो स्योफ नदी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, काबुल, कुर्रम, गोमल नदी, कुछ ये नदियाँ हैं। ठीक है, अब ये बताएगा देखिए जो स्योफ नदी है आपकी, ठीक है, स्योफ नदी कारकोरम ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तथा सिंधु नदी में मिल जाती। कहाँ से निकलती है, थोड़ा सा बता रखा है, कारकोरम ग्लेशियर से निकलती है स्योफ नदी पूछे तो। ठीक है, फिर कह रहा है सिंधु नदी जल समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसके बारे में हम बार बार बातें करते हुए हम पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे, पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे। तो एक जल समझौता हुआ जिसे हम सिंधु जल समझौता कहते हैं, सिंधु और सिंधु नदी तंत्र की नदियों को पानी को लेकर के। ठीक है, तो ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो देख लीजिए। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में आपसे पूछा, सिंधु नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना कब हुआ था, 1960 में। ठीक है, तो 1960 में हुआ था। इसके तहत ये तय हुआ कि सिंधु नदी की 6 प्रमुख सहायक नदियों में से, ठीक है, पश्चिम की 3 नदियों का, ठीक है, पश्चिम की 3 नदियों का 20% जल क्या करेगा, भारत प्रयोग करेगा। यानी सिंधु नदी तंत्र की जो 6 नदियाँ थी उसमें से 3 नदियों का 20% जल कौन प्रयोग करेगा, भारत प्रयोग करेगा। ठीक है, आगे देखिए, तथा 80% पाकिस्तान प्रयोग करेगा, 20% तो भारत प्रयोग करेगा और बाकी शेष रहेगा 80% कौन प्रयोग करेगा, भारत प्रयोग करेगा। इसी प्रकार जो पूर्वी नदियां हैं, ठीक है, जो पूर्व की नदियां हैं उनका 80% भारत यूज करेगा और 20% कौन यूज करेगा, पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। तो ये था आपका सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, हिमालय की नदियाँ करे थे, हिमालय की नदियों को भी हमने 3 भागों में बांटा, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसमें हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक हिमालय की जो नदियाँ थी उसका दूसरा तंत्र गंगा नदी तंत्र हम करेंगे। गंगा नदी के बारे में विस्तार पूर्वक हम अच्छे से इसको जानेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन आता है तो उस बेल आइकन को प्रेस करिए और उसमें ऑल वीडियोज़ के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो जो भी नई बनाई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो हम ताकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। और दूसरा, जो ये बच्चे वीडियोज़ देखते हैं उनके लिए मैं चाह रहा हूँ कि जैसे हम भारत की नदियाँ कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से हम हरियाणा की नदियों को भी उठा लेते हैं, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव लेवल का दौर चल रहा है, HSSC एग्ज़ाम ले रही है, तो हरियाणा की जीके भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए क्या हमें हरियाणा जीके शुरू करनी चाहिए साथ के साथ। ठीक है, जैसे हम भारत की नदियाँ करेंगे वैसे ही हम हरियाणा का भी टॉपिक साथ के साथ लेकर के चलेंगे। तो आपके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तभी मैं हरियाणा जीके शुरू कर पाऊँगा। ठीक है, तो हरियाणा जीके से रिलेटेड जो टॉपिक शुरू करने हैं या नहीं करने, तो ये आप कमेंट में आप बताइए। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, टेक केयर।